हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 4 के बारे में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो चलिए जानते हैं कि भारत का संविधान क्या प्राविधान करता है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है यानी कि DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, वह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। अब अगर हम बात करें तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। दूसरी बात करें कि भारतीय संविधान में DPSP को क्यों शामिल किया गया है, क्यों रखा गया है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो DPSP भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक सम्मिलित किए गए हैं और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इनका प्राविधान किया गया है। अब बात कर लेते हैं कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब होता है। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि राज्य अपने यहाँ पर सभी वर्गों के लिए और ख़ास तौर पर वे लोग जो वंचित हैं, यानी कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए विभिन्न योजनाएं बनाएगा और उन योजनाओं को लागू कराएगा। तो आइए बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक ये अनुच्छेद है, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है और क्या क्या प्राविधान करते हैं। इन अनुच्छेदों को, आर्टिकल्स को हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं अनुच्छेद 36 की, 36, आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट की बात करता है, यानी कि राज्य की क्या परिभाषा होगी। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य की परिभाषा। राज्य में कौन कौन शामिल होगा। राज्य में वह व्यक्ति जो सरकारी पद पर बैठा हुआ है, चाहे वो एक छोटे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो या किसी उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, वह राज्य के अधीन आएगा। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 37 की। तो अनुच्छेद 37 जो नीति निर्देशक तत्व है वो कैसे तत्व है, बेसिक है, व्यावहारिक है और अपरिवर्तनीय है। अब इसका क्या मतलब हुआ। अपरिवर्तनीय का मतलब होता है कि इनको लागू कराने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, यानी भारत का कोई भी नागरिक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकता। इससे पहले हमने बात करी थी फंडामेंटल राइट्स की, यानी कि मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर भारत का कोई भी व्यक्ति या भारत का नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार होता था। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसको लागू कराने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने बात कर ली अनुच्छेद 37 की। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 38 के 2 क्लोज हैं, आर्टिकल 38 क्लोज 1 और आर्टिकल 38 क्लोज 2। तो अनुच्छेद 38 क्लोज 1 क्या कहता है, न्याय की बात करता है। न्याय में कौन कौन से आएगी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय की बात अनुच्छेद 38 क्लोज 1 करता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 38 क्लोज 2 की, तो ये कहता है आय की असमानता को कम किया जाए और अवसर की असमानता को कम किया जाए। आपने अपने आसपास पड़ोस में देखा होगा या समाज में देखा होगा कि किसी व्यक्ति की आय तो बहुत ज़्यादा है और किसी व्यक्ति की आय बहुत कम है। तो इस आय की असमानता यानी कि आय के बीच में जो गैप है उस गैप को कम करने के लिए अनुच्छेद 38 क्लोज 2 को जोड़ा गया और अवसर की असमानता को कम करने के लिए भी क्या किया गया, अनुच्छेद 38 क्लोज 2 को जोड़ा गया। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 39 की। देखिए, आर्टिकल 39 में इसके 6 सब क्लोज है।
यानी कि 39A, 39B, 39C, 39D, 39E और 39F। तो एक एक करके इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें 39A की, तो ये कहता है कि स्त्री और पुरुष को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध होंगे। मतलब क्या हुआ, यानी कि हर व्यक्ति को अपने जीवन को चलाने के लिए जो बेसिक मूलभूत ज़रूरतें हैं, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान शामिल होते हैं, तो ऐसे साधन उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। आर्टिकल 39B क्या कहता है कि देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग किया जाएगा। मतलब देश के जो भी संसाधन हैं उस पर सबका समान रूप से अधिकार होगा। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 39 क्लोज सी की, शक्ति का विकेंद्रीकरण। और कैसा विकेंद्रीकरण? आर्थिक तौर पर। आजकल हम देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट भी बनती है भारत में, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट। तो पहले सेंटर होता था, अब सेंटर से स्टेट और स्टेट से लोकल गवर्नमेंट, यानी कि तीनों गवर्नमेंट में आर्थिक रूप से खुद सक्षम हो, इसके लिए शब्द यूज किया गया है आर्थिक विकेंद्रीकरण। यानी कि सभी के पास धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो और जो भी उनके पास पैसा है वो कहाँ पर उसको खर्च करेंगे, इस बात की स्वतंत्रता हो। तो इस बार इसको हमने 39C को भी समझ लिया है। अब बात करते हैं 39D की, समान कार्यों के लिए समान वेतन। यानी कि सबको एक समान वेतन मिले एक जैसे कार्य के लिए। हमारे समाज में आज भी अगर स्त्री और पुरुष दोनों एक ही काम को करते हैं तो स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। तो इस गैप को कम करने के लिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 39D राज्य को निर्देशित करता है कि समान कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको समान वेतन दिया जाए। अब बात कर लेते हैं 39CE की। तो 39E कहता है नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ये किसका कर्तव्य होगा? ये कर्तव्य होगा राज्य का। राज्य इसके संबंध में विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी बना रहा है। आजकल गवर्नमेंट अस्पताल भी है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी दे रहा है और साथ में आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं भी चल रही है। अब बात करते हैं 39 क्लोज F की। तो बच्चों, युवक युवतियों को शोषण से बचाना, यानी इनके साथ कोई गलत व्यवहार ना हो, ये किसकी जिम्मेदारी होगी? ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो इस प्रकार से हमने 39 के सभी क्लोजों को समझ लिया है। आइए बात करते हैं आर्टिकल 40 की। तो आर्टिकल 40 कहता है पंचायतों का गठन किया जाए और उनको एम्पावर्ड किया जाए, यानी कि उनको शक्तिशाली बनाया जाए, उनका सशक्तिकरण किया जाए। इसका क्या मतलब हुआ? पंचायतों का गठन का मतलब होता है कि लोकल गवर्नमेंट बनाई जाए, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट से आम जनता सीधे जुड़ सकती है। तो आर्टिकल 40 पंचायतों की बात करता है, उनके गठन की बात करता है, उनको एम्पावर्ड बनाने की बात करता है। एम्पावर्ड किस प्रकार से हो सकते हैं? वे आर्थिक रूप से हो सकते हैं एम्पावर्ड, कि उनको धन उपलब्ध करा दिया जाए और वे अपने इच्छा अनुसार उसको उचित तरीके से जो लोगों की आवश्यकता है, ज़रूरतें हैं, वहाँ पर खर्च करें। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 41 की। तो आर्टिकल 41 कहता है रोजगार का अधिकार। देखिए, रोजगार का अधिकार एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, लेकिन रोजगार का अधिकार कोई फंडामेंटल राइट नहीं है जिसका उल्लंघन करने पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस में शामिल है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? अपरिवर्तनीय होते हैं, यानी कि इनको हम लागू कराने के लिए कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते हैं। अब जैसे मनरेगा आया था, मनरेगा कब आया था? 2005 में आया था। तो जो मनरेगा है वो कोई अधिकार नहीं है, वो कोई जॉब पाने का तरीका नहीं है, बल्कि गरीबी से उन्मूलन करने के लिए, लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है। आइए बात कर लेते हैं आगे बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था। बीमारी के मैंने बताया ही है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जैसे आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं। वृद्धावस्था और विकलांगता में सहायता। देखिए, वृद्धावस्था विकलांगता में सहायता कैसे हो सकती है? पेंशन बनवाकर हो सकती है, इनकी पेंशन बन सकती है, सरकार पेंशन योजना भी चलाती है, और साथ में विकलांग लोगों की भी पेंशन होती है, और साथ में विकलांगों को या जो वृद्ध अवस्था में लोग हैं उनको विभिन्न प्रकार के उपकरण भी वितरित सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत
करती रहती है। तो इस तरीके से हमने अनुच्छेद 41 को भी समझ लिया है। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 42 की। क्या कहता है? काम की न्याय संगत दशाएं। मतलब कि जो भी काम स्त्री या पुरुष या किसी को मिले वो न्यायपूर्वक होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता। महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का क्या मतलब हुआ कि महिलाएं जब गर्भावस्था में होगी तो उनके लिए विभिन्न विभिन्न सामग्री उपलब्ध कराना। हालांकि सरकार देती भी है। आंगनवाड़ी योजना के तहत सरकार खाद्यान्न से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो सामग्रियां है वो उपलब्ध भी कराती है और साथ ही विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ भी उपलब्ध कराती है। आइए बात कर लेते हैं आर्टिकल 43 यानी कि 43 की। तो मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करना। निर्वाह मजदूरी क्या मतलब? इतनी मजदूरी मिल जाए कि वो अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके, उसका बलात् श्रम ना हो, बेगार श्रम उससे ना लिया जाए, इतना धन तो मिल जाए कि वो आसानी से अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सके। अब बात करते हैं कुटीर उद्योग का विकास। कुटीर हमने देखा होगा गांव में अधिकांश कुटीर उद्योग होते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि जो गांव में रहने वाले लोग हैं या वे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीब हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। इसलिए कुटीर उद्योग को सरकार क्या करेगी? बढ़ावा देगी। तो इस प्रकार से हमने आर्टिकल 43 तक समझ लिए हैं। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। तो अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी। यानी कि जितने भी भारत में नागरिक हैं उनके लिए सभी लोगों के लिए कानून एक जैसे हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हालांकि ये सबसे पहले हमारे जो देश भारत में गोवा में लागू की गई थी, आज़ादी के पहले से चली आ रही है, और हाल ही में उत्तराखंड ने इसको लागू किया है अपने यहाँ पे। पूरे भारत में हालांकि लागू नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स ने इसको लागू किया है, जिसमें गोवा ने आज़ादी से पहले ही लागू कर रखा था और उत्तराखंड ने हाल ही में इसको लागू किया है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 45 की यानी 45 की। तो अनुच्छेद 45 का कहता है कि 6 वर्ष से कम यानी कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था में देख रेख की जाए। इसके लिए सरकार आंगनवाड़ी के तहत जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनकी देख रेख भी करती है, उनके लिए आहार भी उपलब्ध कराती है पौष्टिकता से जो भरा होता है, ताकि उनको कुपोषण ना हो या कोई गंभीर बीमारी ना हो। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 46 की। तो आर्टिकल 46 कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि SC, ST या कोई दुर्बल व्यक्ति या शैक्षिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति या आर्थिक रूप से कोई व्यक्ति पिछड़ा है तो उनके हितों को आगे बढ़ाए, यानी इनके लिए कुछ विशेष योजनाएं लागू करे जिससे इनका हित पूरा हो सके। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 47 की। तो आर्टिकल 47 कहता है नागरिकों को पोषण आहार देना या लोक स्वास्थ्य से संबंधित सुधार करना, शराब या मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाना। तो नागरिकों को पोषण आहार देना, तो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट PDA चलाती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें अनाज मिलता है, गेहूं और चावल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था, उसके तहत हर महीने गांव के वे व्यक्ति जो BPL कार्ड धारक है या फिर APL कार्ड धारक है उनके लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के अनाजों की व्यवस्था की है, जिसमें चावल, गेहूं या मोटे अनाज शामिल हो सकते हैं। लोक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार के सरकारी अस्पताल चल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड योजनाएं चल रही हैं, और शराब या मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाना। हालांकि ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये निदेशकता तो है, सरकार इसको कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, लेकिन कुछ राज्यों ने इस नीति को अपनाया है या इस निदेशक तत्व को अपनाया है। जैसे बिहार नाम का राज्य जो है, इसमें शराबबंदी लागू कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 48 की। तो आर्टिकल 48 के 2 क्लोज हैं, आर्टिकल 48 है और 48A है। तो आर्टिकल 48 कहता है कि गोवध निषेध किया जाएगा। मतलब जो गाय से संबंधित जितने भी पशु है, चाहे वो गाय हो या उसका बछड़ा हो, उनका निषेध नहीं होगा, मतलब उनका वध नहीं किया जाएगा। फिर आगे कहता है कि अन्य दुधारू पशु, मतलब इनके अलावा जो भी दुधारू पशु बचते हैं यानी जो दूध देते हैं, उनका वध नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 48 जो कि संविधान संशोधन के माध्यम से बाद में जोड़ा गया था,
वो कहता है पर्यावरण का संरक्षण किया जाए और वन्य जीवों की रक्षा की जाए। आर्टिकल 49 की बात करें तो आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक या वस्तु और स्थानों को कंजर्व करेगी कौन? सरकार। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को क्या किया जाएगा? पृथक्करण किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा। इसलिए भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका है, क्योंकि आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों क्या है? पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ द पावर है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 51 की। तो आर्टिकल 51 कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि विभिन्न देशों के साथ हमारी जो नीतियाँ हो वो उचित तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो। तो इस तरीके से हमने आज भारतीय संविधान के भाग 4 को पढ़ लिया है, जिसमें DPSP से संबंधित प्राविधान किए गए हैं और अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक डिस्कस कर लिया है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई अन्य टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।